वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ 3 दिन पहले यूएई में थे और वहाँ इन्होंने अल अरेबिया को एक इंटरव्यू दिया जो कल से पाकिस्तान के अंदर खासा गर्दिश कर रहा है और उस पर खासे कमेंट्स भी आप सुन चुके हैं। इस इंटरव्यू में चंद ऐसे फिक्रे हैं जिनके ऊपर आज का हमारा वीलॉग है। मियां शहबाज शरीफ ने इस इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया के साथ हमें तल्लुकात कायम करने में कोई एतराज़ नहीं है, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और उन जंगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा बामकसद किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए। एग्जैक्ट अल्फाज मियां शहबाज शरीफ साहब के क्या थे आप वो देखें और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले मोदी साहब को तैयार किया गया था कि वो पाकिस्तान आके तल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर बनाएं। वो वाक़या क्या था वो मैं आज आपको बड़ी डिटेल के साथ सुनाऊंगा। We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. तो इस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब एक कंदिया दे रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। अब पहला सवाल ये है, मुझसे आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने का हामी हूँ या फिर मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो इसका जवाब ये है कि मैं 100% ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि क्यों बेहतर होने चाहिए। देखिए, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये याद रखें कि 2 न्यूक्लियर पावर्स कभी भी जंग के ज़रिए अब मसला हल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भी एटम बम्स हैं, उनके पास भी एटम बम्स हैं। लिहाजा ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जंगों के ज़रिए इनको हल कर सकेंगे तो ये बिल्कुल हमाकत होगी। ये मेरा नहीं ख्याल कि इसका 1% भी चांस कोई है, क्योंकि अगर अब दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई हुई, जंग हुई, तो फिर डेफिनेटली न्यूक्लियर बम चल जाएंगे और अगर एक न्यूक्लियर बम चल जाए तो फिर पूरा रीजन ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि दिल्ली कायम रह सके या इधर से लाहौर कायम रह सके या उधर से कलकत्ता कायम रह सके या बम्बे कायम रह सके और इधर से कराची और इस्लामाबाद कायम रह सके। फिर मुकम्मल तौर पे ये दोनों रीजन जो हैं वो कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। लिहाजा अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है मामलात को हल करने का। वो ऑप्शन ये है कि टेबल पर बैठें, आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हों, यहाँ पर ट्रेड शुरू हो, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाएं, कुछ वहाँ से यहाँ आएँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रैवलिंग शुरू हो, फिर बॉर्डर सॉफ्ट हों, फिर मामलात दुरुस्त हों, फिर लोग बैठें, फिर हुकूमतें बैठें और उसके बाद मामलात को आगे लेके जाएं और फिर जाके कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि जब हम कोर इश्यूज़ हल कर सकेंगे, हम कश्मीर का मसला हल कर सकेंगे, हम सीरीकैक जो उसका मसला हल कर सकेंगे, बाकी मामलात जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हैं उन सब को हल कर सकेंगे। लेकिन जंग के ज़रिए हम कोई चीज़ अब हल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले जंगें हुई, इसमें कोई शक नहीं, 4 जंगें हुई, लेकिन उन 4 जंगों से पहले ना इंडिया न्यूक्लियर पावर था ना पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था। लिहाजा उन 4 जंगों से भी हमने कोई नतीजा हासिल नहीं किया, सवाए एक खौफनाक लड़ाई के इंडिया को नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ और इसके साथ साथ हमारी सरहदों को नुकसान हुआ, हमें माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ना को इंडिया अचीव कर सका ना पाकिस्तान उसमें अचीव कर सका। लिहाजा जंगें उस वक्त भी हल नहीं था और अब तो नामुमकिन है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जंग हो और पाकिस्तान और इंडिया किसी सलूशन पे चले जाएं, हम ज़बरदस्ती ज़ोर बाजू से कश्मीर हासिल कर सकें। ये अब ख्वाब मेरा ख्याल है हमें देखना बंद करना होगा, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को, ये मुमकिन ही रहे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है बेहतर बनाना चाहते हैं और जनाब बाजवा साहब के दौर में इस पर खासी एक्टिविटी हुई थी और इस मामले में मेरा ख्याल ये है कि जनाब बाजवा साहब की अप्रोच ठीक थी। वो ठीक सोच रहे थे कि जब तक हम इंडिया के साथ अपने मामला ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरक्की नहीं कर सकेंगे। बल्कि जनाब बाजवा साहब का ये कहना था कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये एक फैक्ट है कि मुल्क तरक्की नहीं करते, पूरा रीजन तरक्की करता है। जैसे यूरोप ने इन टोटलिटी उसने तरक्की की, अमेरिका ने इन टोटलिटी वहाँ पर तरक्की की, पूरे रीजन ने, ऑस्ट्रेलिया की साइड से टोटलिटी में जाके उन्होंने तरक्की की, अफ्रीका के अंदर पूरा बरे आज़म जो है वो तरक्की कर रहा है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया तरक्की कर जाए और बाकी जो सार्क के कंट्रीज हैं वो पीछे रह जाएं या पाकिस्तान तरक्की कर जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाएं। नहीं, जब भी उठेगा पूरा रीजन उठेगा। तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच दुरुस्त है। अकल का तकाजा तो यही है कि हमें मामलात को इस तरह सेटल करना चाहिए। अब अगला सवाल ये है
कि जनरल बाजवा साहब के दौर में या इमरान खान साहब के दौर में क्या इंडिया और पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स चल रही थी? उसका जवाब ये है कि हाँ, चल रही थी। अब ये जो टॉक्स चल रही थी वो कैसे मुमकिन हुई? उसके पीछे अभिनंदन का वाक़या था। आपको याद होगा कि इंडिया की तरफ से फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बॉर्डर्स की वायलेशन हुई थी। एक सो कॉल्ड सर्जिकल ऑपरेशन इंडिया ने किया। उन्होंने जंगल के अंदर चंद बम गिराए और उसके बाद वापस चले गए और फिर उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सरहदों की सेंटिटी पामाल कर दी, हम पाकिस्तान के अंदर गए, हमने वहाँ पे कुछ ठिकानों को निशाना बनाया, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कैंप्स थे जिनको तबाह किया। जबकि ये बात सरासर गलत थी। उनके जो बम से वो जंगल के अंदर गिरे थे जिससे किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि चंद कौवे उसमें ज़रूर मारे गए थे जिसकी तस्वीरें उस वक्त बहुत आम हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान ज़ाहिर हर्ट हुआ और पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए हमने इस हजीमत का, इस वायलेशन का, इस ज़्यादती का बदला लेना। और फिर पाकिस्तान ने उनके 2 या 3 हवाई जहाज़ गिराए, क्योंकि ये मिस्ट्री है कि 2 गिरे या 3 गिरे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ फैक्ट है कि पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ गिराए थे, जिसमें एक उनका पायलट यहाँ पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया था जिसका नाम अभिनंदन था। आपने याद होगा आपको, क्योंकि अभिनंदन का वाक़या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खौफनाक कशमकश शुरू हो गई। इंडिया ने यह फैसला कर लिया था कि अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो 19 मकामात से उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। और इस तरफ से पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि हम अपना दिफा करेंगे। यहाँ से भी फौजें मूव हो गई थी। दुनिया को यह महसूस हुआ कि वाकई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो जाएगी और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये न्यूक्लियर पावर्स पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लिहाजा ब्रिटिश हाई कमिश्नर उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर से थॉमस ड्रू उनका नाम था शायद, और उन्होंने पाकिस्तान के जो जोमा हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या आर्मी चीफ हैं, उनसे रब्ता करके उन्हें कहा कि देखें इंडिया ने वायलेशन की थी और आपने उसका बदला ले लिया, लिहाजा मामलात हो गए हैं बराबर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब अपने हॉर्सेस को होल्ड करें, मामलात को टेबल पर लेकर आएँ और जंग की तरफ ना जाएँ। तो उनकी तरफ से ये पेशकश की गई थी कि मैं इंडिया के साथ आपके मामला दुरुस्त कराता हूं, और उन्हें किसी और मुल्क ने इस सारे सिलसिले में डाला था। लिहाजा जो ब्रिटिश हाई कमीशन थे उस वक्त के, उनके कहने पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक खुफिया टॉक शुरू हुई और उसका ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने का फैसला किया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अभिनंदन को इंडिया वापस करने का ऐलान किया था। वो ऐलान क्या था, आप पहले वो मुलाहिजा कर लें। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। अब ये जो ऐलान था इसके पीछे ज़ाहिर है पूरी एक बैकडोर डिप्लोमेसी थी। इसके अंदर ब्रिटिश हाई कमीशन का बहुत बड़ा किरदार था। उसने इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो, फिर बरतानिया की जो हुकूमत है वो, फिर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो वो, फिर अमेरिकन, फिर उसके बाद यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, सब पाकिस्तान और इंडिया के जो दोस्त हैं उन सब मुल्कों ने बड़ा किरदार अदा किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को इंडिया वापस भिजवा दिया। ये गुडविल जेस्चर था जिसका ना सिर्फ इंडिया ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ये फैसला किया कि अब हमें टेबल पर बैठ के मामलात को हल करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कोट कर दूँ कि दूसरी तरफ से, इंडिया की तरफ से अजीत डोवल ने पाकिस्तान फ़ोन करके जनरल फैज़ साहब का शुक्रिया अदा किया था और ये कहा था कि हमें मिलकर बैठकर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, जंगें इस चीज़ का सलूशन नहीं है। लिहाजा फिर कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने और फिर इंडिया की तरफ से दोस्तों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान टॉक शुरू होनी चाहिए। फिर एक ट्रैक 1 डिप्लोमेसी शुरू हुई थी। याद रखिएगा कि आपने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी सुनी होगी कि जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, उसमें फ़ौजी ऑफिसर्स भी होते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के अफसर भी होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। वो जब मिल के कुछ मामला तय करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। लेकिन इससे पहले एक ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ये होती है कि दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियाँ एक दूसरे के साथ रब्ता करके मामलात को इतना सॉफ्ट करती हैं कि उसके बाद फिर ट्रैक 2 स्टार्ट होता है। तो इंडिया की तरफ से अजीत डोवल साहब ने ये इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी शुरू की और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव गया था। इमरान खान साहब सारी पिक्चर में थे और इमरान खान साहब की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। बल्कि जनरल फैज़ साहब ने इमरान खान साहब से पूछा था, इमरान खान साहब ने कहा था बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया के साथ हमारे मामला तय हो जाएँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। तो उसके बाद ज़ाहिर टॉक शुरू हुई, फिर ये गुफ्तगू दुबई में चलती रही, फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जारी रही।
जारी रहते रहते एक वक्त पे आके दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि अब हमें सीज़ फायर कर देना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर खोलने चाहिए, हमें अपनी हॉटलाइन दोबारा इस्तवार करनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते इस्तवार होने चाहिए। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे और 9 अप्रैल 2021 को शायद वो पाकिस्तान आके यहाँ पे हंगोल जाएंगे। हंगोल एक जगह है, बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है। अगर आप कोस्टल लाइन पे कराची से बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो हंगोल नेशनल पार्क है। हंगोल नेशनल पार्क के अंदर हिंगलाज का मंदिर है, हिंगलाज देवी का मंदिर है। हिंगलाज देवी हिंदुज़म में बहुत बड़ी देवी समझी जाती है और नरेंद्र मोदी साहब इस देवी के पुजारी हैं और ये हर साल 10 दिन का व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो ये ख्याल ये किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, हिंगलाज मंदिर जाएंगे, हिंगलाज मंदिर में जाके वो हिंगलाज देवी के सामने इबादत करेंगे और वहाँ पे वो अपना व्रत रखेंगे। व्रत रखने के बाद वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शायद कराची में होगी या फिर वो इस्लामाबाद में होगी, दोनों जगहों में किसी एक जगह पे हो सकती थी। और इसमें यह फैसला किया गया कि नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान साहब का हाथ पकड़ के ये ऐलान करेंगे कि आज से हम दोनों दोस्त हो चुके हैं, लिहाजा हम अपनी सरहदों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं, फ़ौजों को होल्ड कर रहे हैं, ना उधर से फायरिंग होगी ना इधर से फायरिंग होगी। तजारती काफ़िले रवां दवां होंगे, पाकिस्तान से तजारती ट्रक उधर जाएंगे, उधर से यहाँ आएंगे और यहाँ से अगर अफ़गानिस्तान चले जाएँ तो कोई हरज नहीं है। लिहाजा एक ट्रेड रूट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान एक स्टार्ट होगा, इंडिया से स्टार्ट होगा। फिर इसके साथ साथ जो ईरान की गैस लाइन है उसके लिए भी उनका ख्याल ये था कि उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान ये फैसला किया गया कि कश्मीर का जो मसला है उसको मिल के बैठ के उसको हल करेंगे और उसके लिए अगर हमें कोई डेडलाइन देनी पड़ी, कोई डेडलाइन फिक्स करनी पड़ी तो वो फिक्स कर देंगे। लेकिन अब वो मसला दोनों मुल्क मिल के टेबल पे हल करेंगे, लेकिन उसके लिए अब आइंदा कोई जंग नहीं होगी। तो ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला जो है परवान नहीं चढ़ सका और आगे नहीं बढ़ सका। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़ाहिर इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात को ज़ाहिर है किसी न किसी ने हल करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इमरान खान साहब इनके ऊपर ज़ोर बहुत लगाएंगे, इनका तवा बहुत लगाएंगे और उनके हाथ में कुछ कार्ड्स आ जाएंगे जिनका वो जिक्र बार बार करेंगे। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव ले लिया और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एतराज़ किया तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है जो वो ओपन कर देंगे कि इमरान खान साहब से फ़लाँ वक्त में ये पूछा गया था, फ़लाँ शख्स इसका गवाह था और ये सारा इनिशिएटिव इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुआ था। आज जब हम ऐलान कर रहे हैं तो इमरान खान साहब इसको अपोज़ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए कुछ नई टेप्स भी आ जाएंगी, कुछ नई वीडियोज़ भी आ जाएंगी, कुछ नए गवाह भी आ जाएंगे और इमरान खान साहब जब एतराज़ करेंगे तो उसमें इमरान खान साहब फंस जाएंगे। बल्कि इनकी अपनी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तैयार हैं कि वो बाहर खड़े होकर कहेंगे कि इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया था लेकिन हम उस वक्त इसको मटेरियलाइज़ नहीं कर सके। अब अगर ये हुकूमत कर रही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये हो जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये होकर रहेगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मनी पालें और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की कर सके और इंडिया भी तरक्की कर सके, क्योंकि इंडिया को भी इस पूरे रीजन में अमन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस रीजन में अमन नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा। जैसे बम्बे का वाक़या हुआ था, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, उसे आप देख लें कि इंडिया की इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचा था और इसके बाद जो इंडिया ने बलूचिस्तान के अंदर करना शुरू किया था उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था। हज़ारों लोग इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर अब तक मर चुके हैं। इससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अगर ये गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो मेरा ख्याल है कि अकली लिहाज से और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। ये फ़ैसला करने में कोई हर्ज नहीं है और अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल ये है कि जो आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसे ये करना पड़ेगा। तो कर लें, बहुत अच्छा है।